नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब पूर्णतः स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे और कुशलतापूर्वक होंगे। दोस्तों, इन सब के साथ-साथ मुझे पता है कि आप चिंतित भी होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिंदी पीजीटी परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। तिथि को सार्वजनिक कर दिया गया है। 7 अप्रैल को आपकी हिमाचल हिंदी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। विद्यार्थियों में चिंता होना भी स्वाभाविक है। अब उनमें सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम इन पेपर की तैयारी इन दिनों में किस प्रकार से करें। तो दोस्तों, उसी पर आधारित आज की हमारी वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि हमारे पास क्या नीति होनी चाहिए, किस नीति पर आधारित हमें जो है अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। देखिए, अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है ना, तो हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। ठीक है, हमें कहीं पर जाना होता है तो गूगल मैप का सहारा हम लेते हैं। परंतु अब हमारी मंजिल क्या है? इस परीक्षा को, जो हमारी जो परीक्षा है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना, उस परीक्षा में पास होना। तो उसके लिए भी हमारे पास एक मैप होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, एक हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। किस प्रकार से हम जो है अपनी मंजिल तक, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस परीक्षा में पास होना और सरकारी नौकरी लेना, सरकारी अध्यापक बनना। तो उसमें सिविल स्टैफ आपकी सहायता करेगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इन 15 दिनों में, आखिरी 15 दिनों में अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है, जब हमारे पास समय सारणी होती है, हमारे पास निश्चित है, निश्चित एक समयबद्धता से हम पढ़ेंगे, किसी कार्य को समयबद्धता से करेंगे तो वो कार्य सफल हो जाता है। तो हमें समयबद्धता से समय को बांटना है कि कौन से विषयों को कितने समय में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी पर हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, सर्वप्रथम हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास कौन कौन से पाठ्यक्रम में विषय दिए गए हैं, उन विषयों को, कौन कौन से विषय हैं और कितने समय में उन विषयों को पढ़ना है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आपके पास जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन के अंतर्गत आपको आदिकाल है। ठीक है, आदिकाल को आपको पढ़ना है। उसके बाद भक्ति काल है, रीति काल है। ठीक है जी। सर्वप्रथम हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ, उसमें आपको काल विभाजन पढ़ना है। काल विभाजन के बाद आपको पढ़ना है कि किसने कौन से काल को कौन सा नाम दिया है। ठीक है, कि भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया, रीति काल नाम किसने दिया, अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या क्या नाम दिए गए। ठीक है, समय जो उनका समय बांटा गया, वो किस अनुसार से बांटा गया, किस प्रकार से बांटा गया और किसने कौन सा समय बताया गया कि भक्ति काल का क्या समय है, आधुनिक काल का क्या समय है, आदि काल का क्या समय है। तो इन चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, और उनकी रचनाएं। ठीक है, आदि काल की प्रमुख रचनाएं, भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं और रीति काल की प्रमुख रचनाएं, ये सारे के सारे जो काल से संबंधित प्रश्न होंगे वो हमें पढ़ने हैं। देखिए, इसमें आपको पहले तो आदि काल की पृष्ठभूमि पढ़नी है। ठीक है, पृष्ठभूमि पढ़नी है। आदि काल की पृष्ठभूमि होगी कि आदि काल का आरंभ जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, कि किन परिस्थितियां क्या थी जब आदिकाल में, परिस्थितियां पढ़ेंगे। उसके बाद आदिकाल और सिद्धनाथ साहित्य, हिंदी कवि और रचनाएं। ठीक है, आज सब देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कवियों से संबंधित, रचनाओं से संबंधित, लेखक हो गए उनकी रचनाओं से संबंधित। ठीक है, तो ये रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आपको इनको जरा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आशा करता हूं कि नोट्स आपने बना लिए होंगे, नहीं तो आपको जो है नोट्स भी हमारी तरफ से मिल जाते हैं, सिविल स्टैफ की ओर से नोट्स भी बने हुए हैं। उनमें आपको बताया गया है कि आदिकाल के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। नहीं तो आप कहीं से भी उनको पढ़ सकते हैं। मतलब ध्यान ये देना है आपको कि कवि और रचनाएं ये हमें अच्छे से पढ़नी, जितने ज्यादा हो सकते हैं कवि और उनकी रचनाओं को हमने पढ़ना है। ठीक है, और प्रकाशन समय के अनुसार कि उनकी रचनाओं का प्रकाशन कब कब हुआ। कई बार परीक्षा में रचनाएं दे दी जाती हैं और उनको बोला जाता है कि इनको क्रम से लगाएं, तब हमें जब उनका प्रकाशन पता होगा तभी हम उन चीजों को क्रम से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है भक्ति काल। ऐसे ही पहले भक्ति काल से पहले आदिकाल में रासो काव्य पढ़ना है। ठीक है, रासो काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं, हिंदी जैन साहित्य प्रमुख कवि रचनाएं, अमीर खुसरो की हिंदी कविताएं, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़ना है। आपने ध्यान देना है सबसे ज्यादा कि आपको आदिकाल, रीतिकाल, आदिकाल और रासो काव्य। ठीक है, रीतिकाल बाद में, पहले आदिकाल और रासो काव्य, आदिकाल की जितनी प्रमुख रचनाएं हैं वो हमें पढ़नी है। उसके बाद भक्ति काल आता है हमारे पास। भक्ति काल में आपको, जो भक्ति काल में वही पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, भक्ति काल की पृष्ठभूमि होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, भक्ति आंदोलन के उदय, सामाजिक
सांस्कृतिक कारण, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हमें ये पढ़ने हैं कि भक्ति काल का जो उदय हुआ, क्या कारण थे, सांस्कृतिक कारण क्या-क्या थे और सामाजिक कारण क्या-क्या थे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनके वैचारिक आधार, संत काव्य परंपराएं ये पढ़नी है, जैसे कि प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़नी है, कवि और उनकी रचनाएं पढ़नी है, सूफी काव्य परंपरा, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, राम काव्य परंपरा, ठीक है, प्रमुख प्रवृत्तियां होगी। उसके बाद कवि और रचनाएं, कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और रचनाएं, ठीक है, भक्ति का निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि, ठीक है, सगुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि, इन सब को हमें अच्छे से पढ़ना है, उनकी रचनाएं हमें अच्छे से पढ़नी है और जितने संत कवि हुए हैं उनका जन्म और मृत्यु ये हमें भी सबका पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा हो सके आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। उसके बाद रीतिकाल आ जाता है हमारे पास। रीतिकाल का युगीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़नी है। उसके बाद रीतिकाल का नामकरण और सीमांकन, ठीक है, ये चीज सबकी पढ़नी है ध्यान से। नामकरण और सीमांकन, उनका जो समय है, ठीक है, वो जरूर पढ़ना है, अवश्य पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रीति कवियों का आचार्य तत्व, रीति काल के प्रमुख काव्य धाराएं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ठीक है, और रीतिबद्ध, ये सारी की सारी काव्य धाराएं हमें पढ़नी है और रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों देखिए, इतना तो आपको भी अनुमान है, परीक्षाएं आपने भी दी हैं, आपको भी पता है कि कवि और रचनाओं से संबंधित प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से पढ़ना है, रचनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, वो सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल को पढ़ेंगे। आधुनिक काल, देखिए, आधुनिक काल और पद्य साहित्य, ये इतना सारा जो पाठ्यक्रम है, इसको अगर आप 2 दिन में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि 2 दिन सर, 2 दिन तो बहुत ज्यादा कम है, पर दोस्तों मित्रों एक चीज मैं आपको बताता हूं कि समय हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। अगर हमें, देखिए, पूरा दिन आप लगाएंगे, सिर्फ रचनाएं प्रमुख इनकी पढ़नी है आपने, एक बार एक दिन जैसे एक दिन में भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल कर लीजिए, दूसरे दिन में रीतिकाल, आधुनिक काल कर लीजिए, 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। उनकी रचनाएं, ठीक है, जितने हो सकते हैं एमसीक्यूज उनके पढ़िए, छोटे जो ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको अच्छे से पढ़िए, उससे भी आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो 2 दिन में आपको ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आधुनिक काल का, आधुनिक काल का परिवेश, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारे का सारा आधुनिक काल हो गया। ये काल को आपने 2 दिन में समाप्त कर देना है, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये सब कुछ आपने पढ़ना है। उसके बाद भारतेंदु और उनका युग हमें पढ़ना है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग हमें पढ़ना है, ठीक है। उनकी ये प्रमुख कवि रचनाएं और प्रवृत्तियां यही हैं। छायावाद, उसके बाद छायावादोत्तर हिंदी कविता, ठीक है। छायावाद के बाद का जो युग है उसको हमने पढ़ना है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं, समकालीन हिंदी कविताएं, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आधुनिक गद्य साहित्य। आधुनिक गद्य साहित्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये भी। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास हम पढ़ेंगे, नवजागरण आंदोलन और आधुनिक काल, ठीक है। हिंदी की विविध गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। उसके बाद हिंदी कहानी का विकास, प्रमुख कहानियां, आंदोलन और कहानीकार, उनकी रचनाएं, प्रमुख कहानियां, ठीक है, उन कहानीकारों के रचनाकार, उन कहानी के रचनाकार कहानीकारों को पढ़ना है, उनकी रचनाओं को पढ़ना है, जन्म, मरण और उनको कौन कौन से सम्मानों से सम्मानित किया गया, ये चीज भी, ठीक है, कि उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, पद्म विभूषण दिया गया, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, कब किया गया, ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। एक तो आपने कवि पढ़ना है, जो भी कविता का रचनाकार है, ठीक है, कविता कविता बोल रहा हूं, कवि हो गया, लेखक हो गया, ठीक है, हर चीज को हम रख के चलते हैं। कविता का हमें हो गया या लेखक हो गया, कवि हो गया, लेखक हो गया, नाटककार हो गया, उपन्यासकार हो गया, इनका हमें जन्म मरण पता होना चाहिए, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, और किस पुरस्कार, जो पुरस्कार उनको मिला है किस रचना के लिए मिला है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इनसे संबंधित ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, प्रेमचंद्र, पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, समकालीन हिंदी उपन्यास।
उपन्यास, ठीक है? ये सारे के सारे विषय इनको आपको पढ़ना है। ये इनके लिए भी आपको 2 दिन है आपके पास। 2 दिन में ये सारी की सारी रिवीज़न आपने करनी है, ठीक है? देखिए पढ़ आप चुके हैं, अब आप बोलें कि अब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा, इतना समय नहीं है। अब हमारे पास जो समय है वो रिवाइज़ करने का है, ठीक है? कि हमें सिर्फ़ जो हमने पढ़ा है उसको देखना है एक बार, जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो आपने नोट्स बनाए होंगे, उनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपने अंडरलाइन की हैं, हाइलाइट की हैं या लिखी हैं, उन चीज़ों को अब पढ़ने का अवसर है, उन चीज़ों को पढ़ने का समय है, ठीक है? तो 2 दिन में आप इस बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है? चलें, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर, प्रमुख नाटक कृतियाँ और नाटककार, ठीक है? ये चीज़ें हमें पढ़नी है। हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास, रचनाकार रचनाएँ, ठीक है? रचनाकार और रचनाएँ जितनी ज़्यादा हो सकती हैं, रचनाकार और रचनाएँ इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, प्रमुख आलोचक और रचनाएँ, ठीक है? हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ जैसे कि रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टा, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य और इन जो इनके रचनाकार कुछ नहीं, इनमें से सिर्फ़ आपको वही कि रचनाकार की जो यात्रा साहित्य है, कौन-कौन से यात्रा साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके रचनाकार कौन है, कब रचे गए और किस रचनाकार को किस यात्रा साहित्य के लिए या फिर किस आत्मकथा के लिए या किस जीवनी के लिए उनको सम्मानित किया गया, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये चीज़ों को आपने अच्छे से देखना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है विविध अस्मिता विमर्श, ठीक है? विविध अस्मिता विमर्श हमने अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है, ठीक है? इसमें आपको स्त्री विमर्श, स्त्रीवादी आलोचना, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और प्रमुख प्रवृत्तियां रचनाकार, आदिवासी जो विमर्श है, ठीक है? आदिवासी जो लेखक हुए हैं, जिन्होंने आदिवासी रचनाएँ की हैं, कब-कब की, कौन-कौन सी रचनाएँ की, ऐसे दलित विमर्श के ऊपर, स्त्री विमर्श के ऊपर किन्होंने वार्ता की है, किन्होंने अपनी रचनाएँ की हैं, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ना है, रचना और रचनाकारों को। इसके लिए आपके पास हैं 2 दिन, ठीक है? 2 दिन आपके पास इनके लिए है, 2 दिन में ये चीज़ें हमने पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है? भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य के प्रकार, ठीक है? उसके बाद रस संप्रदाय, रस के बारे में हमने पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, रस से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है? रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सहृदय की अवधारणा, ठीक है? रस से संबंधित ये सारे के सारे विषय हो गए। उसके बाद अलंकार, ठीक है? अलंकारों को पढ़ना है, अलंकार आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमने इसका अभ्यास भी किया है, तो इसमें से आपने अलंकार के प्रमुख अलंकार पढ़ने हैं, ठीक है? अलंकारों को पढ़ लेंगे, पहचानना अगर आपको आएगा, किस प्रकार से कई बार आपको पंक्ति दे दी जाती है, उसमें पहचानने के लिए बोला जाता है कि इसमें कौन-सा अलंकार दिया गया है। तो बस आपको अलंकारों की पहचान पढ़नी है और कौन-कौन से अलंकार होते हैं, बस। ठीक है? उसके बाद रीति संप्रदाय, रीति की अवधारणा हमें पढ़नी है, काव्य गुण, रीति एवं शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएँ, वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति की अवधारणा, भेद, वक्रोक्ति की अभिव्यंजनावाद, ठीक है जी? और उसके बाद ध्वनि, रीति, ध्वनि, अलंकार, रस, ठीक है? मतलब काव्य शास्त्र संबंधित जो विषय होंगे, उनको आपने पढ़ना है। आपके पास 1 दिन का समय, 1 दिन में इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? पता है मुझे बार-बार आप सोच रहे होंगे कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, पर आप पढ़ना तो हमें कैसे पढ़ेंगे? तो मित्रों, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, इनका हम अभ्यास कर चुके हैं। बस आपको रिवाइज़ करना है और रिवीज़न जो होती है 1 दिन में हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। पाश्चात्य कवि आएँगे हमारे पास, ठीक है? यहाँ पर पाश्चात्य कवि जैसे कि प्लेटो, अरस्तू, वुडवर्ड्स और मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है? इनकी रचनाएँ पढ़नी है हमें और इनके सिद्धांत कौन-कौन से थे, उन सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है? टी.एस. इलियट का जैसे कि नैर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, परंपरा की अवधारणा है, रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत है, ठीक है? तो ये पाश्चात्य हमारे पास कवि हो गए। उसके बाद आधुनिक समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे कि मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है? अस्तित्ववाद, शैली विज्ञान, नई समीक्षा, संरचनावाद, फिर उसके बाद जो उत्तर संरचनावाद आता है, दरिंदा का विखंडता का सिद्धांत, विखंडन का सिद्धांत और उत्तर आधुनिकतावाद, ये सारे के सारे विषय होंगे। मतलब पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य कवि हैं, उनको हमें पढ़ना होगा 2 दिन में। 2 दिन के लिए 2 दिन आपको, क्योंकि सिद्धांत थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है? परंतु इनको आप एक बार पढ़ लेंगे, 2 दिन में आपका हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद
आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है भक्ति एवं रीति काल का हिंदी काव्य। हिंदी काव्य जिसमें कि कबीर ग्रंथावली है। कबीर ग्रंथावली आपको पढ़ा दी गई है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली आपने पढ़नी है। थोड़ा सा कबीर जी का जीवन परिचय पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद कबीर ग्रंथावली जो हमने पढ़ना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, जायसी ग्रंथावली। ठीक है, उसके बाद मानसरोदक खंड, नागमती वियोग खंड, तुलसीदास कृत रामचरितमानस। ठीक है जी, उत्तरकांड उसका पढ़ना है, सूरदास का भ्रमर गीत का सार। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद संख्या 21 से 20, जो ए पद है 21 से 20, उनका सार हमें पढ़ना है। ठीक है, भ्रमर गीत के बारे में आपको जो तथ्य होंगे उनको पढ़ना है। उसके बाद जो 21 से लेकर 70 हमारे पास पद हैं उनको पढ़ना है। मीराबाई की शब्दावली है, मीराबाई की पदावली है। ठीक है, उसके बाद बिहारी सतसई के दोहे हैं, और हमारे पास घनानंद का। ठीक है, घनानंद के कवित, उनके जो घनानंद की कविताएं हैं, घनानंद के बारे में पढ़ना है, उनका जीवन परिचय। और ये सारे के सारे जो विषय हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े हैं, जैसे कि उत्तर कांड हो गया हमारे पास रामायण जी का, पर उसके महत्वपूर्ण चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, कि कौन कौन से कांडों में, जो किन किन कांड में रामायण को बांटा गया है, कितने कांड है, ये हमें पढ़ना है। कौन कौन से कांड है, किस कांड में क्या है, और उत्तर कांड में क्या हुआ, उसकी कथा हमें पता होनी चाहिए, सार पता होना चाहिए कथा का। ठीक है, जो कि जब आपको उत्तरकांड पढ़ाया गया था उसमें सार मैंने आपको बताया था क्या सार है, और बड़े अच्छे से हमने पढ़ा था उस चीज को। ठीक है, तो फिर से एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। 2 दिन के लिए आपको, 2 दिन का समय है आपके पास, 2 दिन में इन विषयों को आपको समाप्त करना है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। आधुनिक काव्य, आधुनिक काव्य के अंतर्गत आपके पास साकेत का नवम सर्ग आता है, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का कमायनी, श्रद्धा का आनंद सर्ग, श्रद्धा एवं आनंद सर्ग। उसके बाद सूर्य कांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा और सरोसमृति। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये कृतियां हैं। ठीक है, इनमें से प्रश्न आ सकता है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ठीक है, और कमायनी और साकेत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इसमें से प्रश्न बन सकता है। सुमित्रानंदन पंत परिवर्तन, ठीक है, नौका बिहार, सुमित्रानंदन पंत की कविताएं हैं। महादेवी वर्मा जी की मैं नीर भरी दुख की बदली, बिन बीन भी हूं मैं और तुम्हारी रागनी भी हूं, यह मंदिर का दीप इसे निरख जलने दो, फिर विकल है प्राण मेरे जो तुम आ जाते एक बार। महादेवी वर्मा जी की ये सारी की सारी कविताएं हैं, इनका सारांश पढ़ लीजिएगा, महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये कविताएं कब रची गई। ठीक है, ये चीजें, इनसे संबंधित जो थोड़े बहुत प्रश्न हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रामसारी दिनकर की उर्वशी, जो कि एक गीति नाट्य है। ठीक है, बहुत बड़ा नाट्य है, परंतु उसमें से आपको तृतीय अंक पढ़ना है। ठीक है, उर्वशी का तृतीय अंक पढ़ना है, उसका सार पढ़ना है, पूरी कथा पता होनी चाहिए आपको सर्वप्रथम। ठीक है, कथा अगर हो सकता है तो कथा जो, वैसे तो आपको पूरी कहानी उर्वशी की पता होनी चाहिए, अगर पता है तो सही है, नहीं तो तीसरा, अगर, क्योंकि हमें प्रथम अंक से पता होता ना, तो एक जैसे बोलते हैं ना, श्रृंखला बन जाती है हमारे दिमाग में कि ऐसे हुआ था, इस सर्ग में ऐसा हुआ था, तृतीय सर्ग में ये हुआ, चतुर्थ सर्ग में ये हुआ, तो हमें ये कहानी पता होती है। बेशक हमें जो तृतीय सर्ग है, परंतु आप तृतीय सर्ग ही पढ़ लीजिएगा कि तृतीय सर्ग में क्या हुआ था। तृतीय सर्ग पता तभी लगेगा अगर प्रथम सर्ग आपको थोड़ा सा प्रथम सर्ग के बारे में भी तो पता होगा। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन का अकाल, और उसके बाद शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, अच्छी कविताएं हैं, महत्वपूर्ण कविताएं हैं, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। अज्ञे, अज्ञे जी का कलगी बाजरे की असाध्य वीणा, यह दीप अकेला हरी घास क्षण भर, असाध्य वीणा। ठीक है, महत्वपूर्ण, और यह दीप अकेला। ठीक है, असाध्य वीणा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये कविता है, बहुत बार इससे संबंधित परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, पढ़नी सारी, ये नहीं कि सिर्फ एक ही कविता पढ़ लेनी है, बाकी भी हमने पढ़नी है। उसके बाद मुक्ति बोध की अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ठीक है, इनको पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या। उसके बाद धूमिल का काल दर्शन, रोटी और संसद और मोचीराम। देखिए, जो इनकी है ना धूमिल की कविताएं, ये जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं, अच्छी कविताएं हैं, रोटी और संसद मोचीराम। ठीक है, क्योंकि जो है राजनीतिकता पर व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है इन कविताओं के माध्यम से, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सके। ठीक है, एक दिन में ये सारे के सारे, क्योंकि आपको इनके सार पढ़ने हैं, इनसे संबंधित थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक दिन में इन चीजों को आप पढ़ सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं उपन्यास, उपन्यास जैसे कि गोदान।
ठीक है। वैसे तो जहाँ तक मुझे आशा है कि आपने गोदान पढ़ लिया होगा, ठीक है। देखिए ये जो उपन्यास होते हैं ना, इनके बारे में पूर्णता से जब तक आप अध्ययन कर रहेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ज्ञान होता है। जब तक पूर्णतः अध्ययन नहीं करेंगे हम इन उपन्यासों के बारे में, तो उनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये गोदान हो गया, मैला आंचल हो गया, और ये आपने एमए में पढ़े भी होंगे, ठीक है। पीजीटी में ये उपन्यास होते भी हैं, तो आपने उनमें इनकी कथा पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो उससे संबंधित आपको कथा आपके दिमाग में है, तो उससे संबंधित प्रश्न भी आप कर सकते हैं। शेखर एक जीवनी, ठीक है। भीष्म सानी का है तमस, और मनु भंडारी का आपका बंटी, ये सारे के सारे उपन्यास हैं। गोदान, मैलांचल, शेखर एक जीवनी, ठीक है। गोदान और मैलांचल ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ठीक है। तो इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका बंटी भी, ठीक है सारे महत्वपूर्ण, ठीक है। परंतु जो ज्यादा जिसको मैं बोलता हूँ गोदान और मैलांचल, बहुत ही ज्यादा अच्छे उपन्यास और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ठीक है। तो उपन्यास अच्छे हैं, तो इनके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद कहानी की बात करेंगे तो माधवराव स्प्रे की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, ईदगाह, जयशंकर प्रसाद की प्रकाशदीप, और जैनेन्द्र कुमार की पत्नी, और अज्ञे की रोज, और उषा प्रियवदन की वापसी, निर्मल वर्मा की परिंदे, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, और अमरनाथ कांत की जिंदगी और जोंक, और ज्ञान रंजन की पिता, ठीक है। बहुत ही अच्छे बच्चियां ये कहानी है, ठीक है। आशा करता हूं कि कहानियां भी आपने पढ़ ली होंगी। एक बार इनको रिवाइज करना है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो आपने पढ़ लेने हैं। जैसे कि कहानी कब लिखी गई, ठीक है, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, कहानी किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, और उसका सारांश, कहानी का सारांश हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चले उसके बाद आगे चलते हैं। एक दिन में ये आपका सारे का सारा हो जाएगा। अब आते हैं हम नाटक के ऊपर, ठीक है। नाटक आपके पास हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लक्ष्मी नारायण लाल का एक सत्य हरिश्चंद्र, और धर्मवीर भारती का अंधा युग, ठीक है। बहुत अच्छे नाटक दिए गए हैं, परंतु इनमें से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जिनको बोलूं कि आपको हर हालत में पढ़ने पढ़ने हैं, अंधेर नगरी हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, अंधा युग हो गया, ठीक है, और एक सत्य हरिश्चंद्र भी अच्छा नाटक है वही बात कि सब अच्छे हैं। अगर मैं आपको एक को बोल देता हूं, फिर बाद में विद्यार्थी बोलेंगे सर आपने कहा था इनको ही पढ़ना है बाकी नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सिर्फ आपको यही पढ़ने हैं बाकी नहीं पढ़ने हैं। जिनको मैं महत्वपूर्ण बोल रहा हूं, अर्थात उनको आपको हर हाल में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप में से ऐसा कोई है जिसने अंधेर नगरी नहीं पढ़ा, आषाढ़ का एक दिन नहीं पढ़ा, तो इनको पढ़ें, इसको फटाफट एक बार पढ़ लें, ठीक है। किसी तरह से भी एक बार इनको पढ़ लें, इनके बारे में आपको ज्ञान होना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। और इसके पात्रों को पढ़ लेंगे, कहानी क्या है, कथा वस्तु पढ़ लेंगे बस, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़नी है। लक्ष्मीनारायण का एक सत्य हरिश्चंद्र, और अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त, सारे के सारे नाटक आपने पढ़ने हैं, आपको पढ़ाए गए भी हैं, ठीक है। उसके बाद निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आपके पास आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, बालकृष्ण भट्ट की शिव शंभू के चिट्ठे, आचार्य रामचंद्र की कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, महादेव वर्मा का घीसा, और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, ठीक है। ये कविताएं हैं, तो इनको, ये जो सारी की सारी कविताएं बोल रहा हूं, ठीक है, ये जो निबंध हैं गद्य विधाओं के अंतर्गत आते हैं, तो इन निबंधों को आपने पढ़ना है। इन सारे के सारे विषयों को हमने पढ़ना है एक दिन में। देखिए अब एक दिन में पढ़ना है, इनके जो है सारांश को पढ़िए अच्छे से, पात्रों को पढ़िए, कहानी को पढ़िए, ठीक है, प्रमुख पात्र, बस ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़नी है। और उनमें से जो वार्तालाप होते हैं, प्रमुख वार्तालाप होते हैं, उनको भी आपने पढ़ना है। चलें, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें कि हमने बात की, हमने चर्चा की कि किस प्रकार से हम अपने जो 15 दिन है, आखिरी के 15 दिन है, इनमें अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है। ये आपके पास पूरे का पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, सारी की सारी सारणी बता दी कि कितने दिनों में कितने विषयों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका सामर्थ्य है, अगर कोई, मैंने 2 दिन दिए हैं, अगर किसी का सामर्थ्य ज्यादा है, या फिर उसको वो विषय अच्छे से आते हैं, वो एक दिन में पढ़ रहा है, तो दूसरे विषय को, अगर जो विषय उसको कठिन लगता है तो उसको 2 दिन लगा लें, ठीक है। अपने अनुसार आप जो है समय को आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु दिमाग में ये रखना है कि सिर्फ 15 दिन है हमारे पास। अगर हो सकता है तो 14 दिन में परीक्षा की तैयारी समाप्त करें, और एक दिन जो है महत्वपूर्ण चीजों के लिए, रिवीजन के लिए रखेंगे। और दोस्तों सिविल स्टैप भी आपकी इस परीक्षा की तैयारी में पूर्ण सहायता करेगा। मैं
अजय आपको जो है आपकी परीक्षा की तैयारी में पूर्णतः सहायता करूँगा। सिविल स्टेप जो है 5 बजे से, कल से शाम को 5 बजे से आप हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। एक अभ्यास सत्र आपका रोज़ रखा गया है, जिसमें कि हम पेपर 2 की तैयारी करेंगे और पेपर 1 की तैयारी विद्यार्थी पूछते हैं, तो दोस्तों पेपर 1 की हमने मॉक टेस्ट भी कर ली है। पेपर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से की थी, ठीक है? अब बारी है पेपर 2 की, तो पेपर 2 से संबंधित जो भी विषय होंगे, उनको हम पढ़ेंगे और जिस प्रकार से जो आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, मैं भी प्रयास करूंगा कि इसी अनुसार आपको जो इनसे संबंधित प्रश्न करवाए जा सके, ठीक है। 15 दिन में हम रिवाइज करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे का पूरा पाठ्यक्रम एक बार दोहरा लें, ठीक है। इसलिए सभी इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, ताकि और भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके और जान सके कि कल से 5 बजे, शाम को 5 बजे से हमारी क्लास होगी, जिसमें कि हम हिमाचल हिंदी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, हमारी जो सिविल स्टैफ ने टेस्ट सीरीज़ निकाली हैं, हिमाचल पीजीटी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज़ हैं, इसकी टेस्ट सीरीज़ भी बन चुकी हैं। अगर जिन विद्यार्थियों ने इस टेस्ट सीरीज़ को नहीं लिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप टेस्ट सीरीज़ भी खरीद सकते हैं। उन टेस्ट सीरीज़ से भी आपका बहुत अच्छा अभ्यास होगा। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं, 10 जो है वहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है। एक में 80 प्रश्न हैं, तो आपके पास 800 प्रश्न हो जाता है और 100 प्रश्न जो पेपर 1 का है, ठीक है, तो 900 प्रश्न आपके पास हो जाता है। तो सोचिए 900 प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी कितनी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। बाकी हम जो है अभ्यास सत्रों में कर लेंगे, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके भी आप जो है टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर से मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए, चिंता मुक्त होकर कीजिए।